हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो जीके जीएस के प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बैल, हाथी, घोड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल हो गया, घोड़ा हो गया या हाथी हो गया, इन सभी पशुओं के बारे में अच्छे से उनको पता था। हर एक चीज़ के बारे में वह लोग जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई भी जानवर नहीं दिया गया है जो कि उनको नहीं पता था। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न दोस्तों आपका बीपीएससी का जो है 69th का जो पेपर हुआ था प्री का 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए आप यह प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से प्रश्न हमने देखा है दोस्तों कि डायरेक्ट जो बीपीएससी प्री का पेपर होता है उससे प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो है कि शहर था जो कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन है राजगृह, या जो है कि आपका चंपा, या वैशाली, या पाटलिपुत्र। तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल के समय जो है वह राजगृह जो था, यह शहर जो है कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और मगध साम्राज्य में आधुनिक जो है कि पटना आपका आता है, गया आता है, शाहाबाद आता है, इसका कुछ हिस्सा उसमें पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है। बाग में, अजंता में, एलोरा में, या बादामी में। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो यह जो आपकी स्थित है वह आपके कहाँ पर है, तो यह अजंता में है। जी हाँ दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग जो है वह अजंता की गुफा में स्थित है। और संस्कृत में अगर हम बात करें तो पद्मपाणि जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल धारण करने वाला। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, यहीं पर अगर हम बात करें बादामी गुफाओं की, तो यह जो बादामी गुफाएं हैं, यह जो है कि बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में आपका बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा। और एलोरा गुफा के बारे में तो आप जानते हैं कि एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है। आजीविक संप्रदाय, या वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, या शैव संप्रदाय। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय कला में स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। तो इसलिए सी वाला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। और चैत्य जो है कि बौद्ध पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो होता है
वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है और स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य होता है कि गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करना। तो यही इसका जो है कि इम्पोर्टेंस होता था। आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो कौटिल्य थे वह किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो वह थे आपके तक्षशिला के। जी हाँ दोस्तों, कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। तो इसको याद रखिएगा। कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है कि फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो फायान जो था यह एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत आया था। तो इसलिए यह विकल्प आपका गलत दिया है, क्योंकि हर्ष के समय पूछे दिया गया है, जबकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है वो भारत आया था। और अगला दिया गया आपका कि वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें आपका वेनसांग की, तो वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के समय जो है वह भारत का दौरा किया था। तो यह देखिए, इसका उल्टा दे दिया गया। वेनसांग का जो है कि हर्षवर्धन हो जाएगा और फायान जो आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यह दोनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो कौन से गुप्त राजा थे जिनके पास उन्होंने मिशनरी को भेजा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या आपका समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक जो है वह मेघवर्मन, जो जिनको कि मेघवर्ण भी बोलते हैं, ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक जो थे वह समुद्रगुप्त के पास जो है वह मिशनरी भेजा था। तो इसको याद रखिएगा, किसके पास? तो समुद्रगुप्त के पास उन्होंने भेजा था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यह जो प्रश्न है आपका वह बीपीएससी प्री का पेपर हुआ था जो 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार ज़्यादातर चांसेस है कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो आपका स्थित है यह स्थित है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन भारतीय धातुकर्म या आश्चर्य लौह स्तंभ जो है वह दिल्ली के हरौली में स्थित है और इसका निर्माण संभवतः जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। और गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जो है कि जंग नहीं लगी है और इसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पर है यह? तो मेहरौली में है, मेहरौली में, स्पेशली दिल्ली में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला
आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए अगर हम बात करें खीर भवानी मेला का, तो इसका जो है कि जब यह लगता है, यह आपका प्रतिवर्ष जो है वह ज्येष्ठ अष्टमी को जो है वह लगता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यह आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जो है पूछा गया था, और यह पेपर जो आपका कैंसिल हुआ था टीआरई 3 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार करिए। अगला प्रश्न है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए अगर हम बात करें नीति सार के बारे में, तो यह किसने लिखा था? तो इसको जो लिखने वाले थे वह कामंदक थे। जी हाँ दोस्तों, कामंदक ने जो है वह नीति सार जो है कि पुस्तक को लिखी थी। तो इसको याद रखिएगा। और यह जो पुस्तक थी आपकी नीति सार, यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपको सूची को मिलान करना है, तो सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो चरक थे वह किससे संबंधित हैं? तो चरक आपके जो है कि वह चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे। तो पहले का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो यह वाला ऑप्शन गलत हो गया, यह भी ऑप्शन गलत हो गया, यह भी ऑप्शन गलत, क्योंकि पहले का 2 होगा। तो यहाँ पर पहले का 2 दिया गया है, तो ज़्यादातर यही ऑप्शन सही होगा। फिर भी एक बार मिला लेते हैं। तो देखिए अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो यह आपका गणित से संबंधित हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें वराह मिहिर की, तो यह जो आपके ज्योतिष से संबंधित हैं। और विशाख दत्त आपके नाटककार से संबंधित हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा, और चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला विकल्प सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार आपका कहाँ तक है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग है वह जो है कि दक्षिणापथ नामक क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करिएगा। इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं। पूछा गया है कि नवरोज त्यौहार जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन, या इल्तुतमिश। तो देखिए इसकी जो शुरुआत करने वाला शासक था वो बलबन था। जी हाँ दोस्तों, बलबन जो था उसने ही जो है वो फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता के बारे में पूछा गया है, वह किस देश का था? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें जो है इब्न बतूता के बारे में, तो यह जो आपका था यह मोरक्को का निवासी था। जी हाँ दोस्तों,
मोरक्को का यह निवासी था, इसको आप याद रखिएगा। और यह कब जो है कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक यह जो आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वह कब से कब तक था, तो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक वह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और इसी दौरान जो है वह इब्न तूता जो है वह भारत आया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मैथिली भाषा के विकास की, तो यह जो आपका शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था कर्नाट राजवंश के समय। जी हाँ दोस्तों, कर्नाट राजवंश के समय जो है मैथिली भाषा का विकास जो है शुरू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास का सबसे अच्छी अवधि जो माना है और 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक बताया है। और इसी काल में क्या हुआ था कि ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हुई थीं। और इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या जो है कि सिमराव वंश का शासनकाल था, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो आपका पूछा गया किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो ऑप्शन है उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में। तो देखिए नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने जो है वह भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर बनाया था, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए फुतुहात ए आलमगिरी की अगर हम बात करें तो यह जो आपकी लिखी गई थी, यह लिखी गई थी ईश्वनागर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वनागर के द्वारा जो है वह फुतुहात ए आलमगिरी लिखी गई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह बुक आपसे पूछी जा सकती है। और इन्होंने कब लिखा था, तो 1698 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल के समय की कुछ घटनाएं जो हैं इसमें इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि आपका किस बंदरगाह को मुगल काल के समय बाबुल मक्का कहा जाता था। ऑप्शन है कालीकट या जो है कि कैम्बे है, सूरत है या ब्रोंच है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो आपका बाबुल मक्का कहा जाता था यह सूरत को कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि मक्का का द्वार बोलते हैं, तो मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहते थे, तो सूरत का जो आपका बंदरगाह था उसको जो है कि मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि यहीं से जो है वो मक्का तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती थी, तो इसलिए उसको सूरत मक्का का द्वार बोलते थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित कथन में विचार करना है। और आपका दिया गया है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे। ऑप्शन है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, या क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, या प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, या युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाबर के आगमन के कारण जो है भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई थी, और एवं युद्ध में जो है कि तोपों की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कि तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी, तो यह सही है। और युद्ध में तोपों की भी शुरुआत हुई थी, तो यह भी आपका सही है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर चलिए हम आपका बाबर के बारे में कुछ बता देते हैं। तो बाबर का जो जन्म है वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। और बाबर ने जो है वह काबुल पर अधिकार करने के बाद
भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। तो इसको याद रखिएगा। तो थर्ड और फोर्थ सही है, तो इसलिए यह वाला सही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, 3 और 4th। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। जी हाँ दोस्तों, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? गुप्त प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, चोल राज प्रशासन में, या विजयनगर प्रशासन में? तो देखिए, अगर हम बात करें अष्ट प्रधानमंत्री परिषद की, तो यह जो आपकी थी वो मराठा प्रशासन में थी। जी हाँ दोस्तों, मराठा प्रशासन में जो है वह अष्ट प्रधान जो है कि परिषद गठन की गई थी। और उसमें जो है कि जो अष्ट प्रधान होते थे, तो उनमें पहले नंबर पर आपका पेशवा होता था, फिर अमात्य होते थे, फिर वाकिया होते थे, वाकिया नवीश होते थे जिनको कि मंत्री बोलते हैं, फिर उसके बाद सुमंत होते थे, सचिव होते थे, सेनापति होते थे, न्यायाधीश होते थे और पंडित राव होते थे। तो यह जो है कि 8 लोगों की मंत्री परिषद थी जिसको कि अष्ट प्रधान बोला जाता था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे और बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यह जो भी प्रश्न हम आपको करवाएं वह सभी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं वही प्रश्न हम इस वीडियो में शामिल किए थे। तो इसलिए आप इन सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और जितनी भी, जब तक आपका TRE 4 का एग्ज़ाम होगा तब तक जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी मानिए कि इस बार आपका BPSC TRE 4 में सिलेक्शन हो के रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।